वनस्पतियों में ऊतकों का निर्माण होता है। कार्बन के द्वारा वनस्पतियों में किसका निर्माण होता है? यानी कार्बन के द्वारा वनस्पतियों में टिश्यूज का निर्माण होता है। किसका? ऊतकों का निर्माण होता है। और इनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन, देखिए किनके द्वारा छोड़े गए? और इनके द्वारा, इनका का मतलब वनस्पतियों के द्वारा। किसके द्वारा? और वनस्पतियों के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को, और इनके द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को जीवधारी श्वसन क्रिया द्वारा खींच लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, आप महत्वपूर्ण फैक्ट की हम बात कर रहे हैं आपसे, और महत्वपूर्ण हम शब्दावली की ओर चल रहे हैं। हमारे पास में महत्वपूर्ण शब्दावली क्या आई? महत्वपूर्ण शब्दावली यह है कि कार्बन के द्वारा वनस्पतियों में किसका निर्माण होता है? टिश्यूज का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। किसमें निर्माण होता है? वनस्पतियों में। किसका निर्माण होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। जो कार्बन पाया जाता है ना, अभी देखो हमने बात की है कि एक भाग किसका होता है? कार्बन का। तो कार्बन का वनस्पतियों में क्या योगदान होता है? क्या रोल होता है? रोल यह होता है कि किसका निर्माण करते हैं वो वनस्पतियों में जाकर के? वो टिश्यूज का निर्माण करते हैं, वह ऊतकों का निर्माण करते हैं। और इनके द्वारा छोड़े गए, किनके द्वारा? इन्हीं वनस्पतियों के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को जीवधारी श्वसन क्रिया के द्वारा, ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा खींच लेते हैं, उसको काम में ले लेते हैं। वह अपने श्वसन क्रिया में यानी ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेते हैं? उसको अपने काम में यानी उसके उपयोग में ले लेते हैं। देखिए, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? हम आपसे CO2 गैस की बात कर, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? यानी CO2 गैस का मुख्य रूप से यदि हम बात करें, CO2 गैस सौरमंडल में संकेंद्रित होकर वायुमंडलीय, CO2 गैस सौरमंडल में संकेंद्रित, सौरमंडल में संकेंद्रित होकर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौरमंडल में संकेंद्रित होकर वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कर रही है। कौन से तापमान में वृद्धि कर रही है? वायुमंडलीय तापमान में, यानी उसको इंक्रीज कर रही है, वृद्धि कर
रही है। यानी वायुमंडलीय जो तापमान है, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसमें क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, जिसे वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है, जिसे वैश्विक तापन, जिसे वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौरमंडल में संकेंद्रित होकर वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, जिसे वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। क्या कर रही है, वैश्विक तापन के लिए क्या माना जा रहा है, यानी उत्तरदायी माना जा रहा है। वैश्विक तापन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्लोबल, मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए आप, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौरमंडल में संकेंद्रित होकर, संकेंद्रित का मतलब यानी डिसेंट्रलाइजेशन होकर, एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन केंद्रित, एक होता डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सौरमंडल में केंद्रित होकर, संकेंद्रित होकर, एक जगह इकट्ठी होकर वायुमंडलीय तापमान में क्या कर रही है, यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने का, उसको बढ़ाने का कार्य कर रही है। कौन कर रही है, CO2 गैस, यानी तापमान में वृद्धि कर रही है, और वो भी सौरमंडल में कर रही है, वो भी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का ये कार्य कर रही है। जब इस प्रकार का कार्य यानी सौरमंडल में किया जा रहा है, जिसे वैश्विक तापन के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या माना जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसको क्या माना जा रहा है, उत्तरदायी माना जा रहा है। किसको उत्तरदायी माना जा रहा है, मुख्य रूप से हम बात करें जो उत्तरदायी माना जा रहा है वो CO2 गैस को माना जा रहा है। ये जो CO2 गैस है ना, ये CO2 गैस जो हमारा सौरमंडल है, इस सौरमंडल में संकेंद्रित हो रही है, यानी ये बढ़ रही है, इकट्ठी हो रही है, वहां इकट्ठी होकर ये वहां के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, और वह टेम्परेचर वैश्विक तापन के लिए क्या माना जा रहा है, उत्तरदायी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए वैश्विक यानी संपूर्ण विश्व के पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब किसके कारण से बढ़ रहा है, सौरमंडल में जो CO2 गैस जो संकेंद्रित हो रही है, इकट्ठा हो रही है, इसके कारण से इसने वैश्विक तापन में क्या की है, इसने वैश्विक तापमान में वृद्धि की है। अगला फैक्ट है CO2 का अवशोषण। यानी कार्बन डाई ऑक्साइड का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण मुख्यतः, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण मुख्यतः समुद्री शैवाल के द्वारा किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण मुख्यतः समुद्री शैवाल करता है, और समुद्री अवशोषण मुख्यतः समुद्री शैवाल करता है, और
और वही सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। और वही सर्वाधिक ऑक्सीजन का क्या करता है? और वही सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। अर्थात मैं उस लाइकेन की बात कर रहा हूं जो समुद्र में पाया जाता है, उसी में समुद्री शैवाल की आपसे बात कर रहा हूं कि समुद्री शैवाल के द्वारा सर्वाधिक जो अवशोषण किया जाता है, सर्वाधिक जो काम में लिया जाता है, वो CO2 को काम में लेता है यह शैवाल। कौन? समुद्री शैवाल। तो समुद्री शैवाल सर्वाधिक जब कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वाधिक रूप से उसका अवशोषण कर रहा है, उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब वो छोड़ेगा, तो वह सर्वाधिक कौन सी गैस का उत्सर्जन कर रहा है, उसी के साथ उसका प्रतिफल के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में, यानी उसके प्रतिफल के रूप में, उसके रिजल्ट के रूप में वो कौन सी गैस का उत्सर्जन कर रहा है? वह ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहा है। इसी कारण से कहाँ? समुद्रों में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि समुद्री शैवाल के द्वारा CO2 का तो क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और सर्वाधिक ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। अगला फैक्ट है CO2। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक भारी गैस है, इसलिए क्या? इसलिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक कौन सी गैस है? भारी गैस है। क्या है? भारी गैस है। अतः ये सबसे निचली परतों में ही मिलती है। इसलिए यह पृथ्वी की निचली परतों में ही मिलती है। इसलिए पृथ्वी की निचली परतों में ही क्या होती है? मिलती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक भारी गैस है, यानी भारी है, इसलिए कहाँ मिलती है? यह पृथ्वी की निचली परतों में ही भारी होगी तो निचली परतों में होगी, क्योंकि सघन होती है। इसका मतलब ये भारी है तो पृथ्वी के आसपास वाला जो सराउंडिंग एरिया है, जो यानी घिरा हुआ क्षेत्र है, गैसीय जो आवरण होता है, तो उसमें किसका योगदान होता है? उसमें CO2 का योगदान भी तो होता है ना। यानी CO2 पृथ्वी के इस नजदीक वाले किसमें? इस नजदीक वाले भाग में ही पाई जाती है। अर्थात मैं एक नोट डाल के एक शब्दावली डाल दूं। देखिए, CO2 अधिकतम 32 किलोमीटर की
ऊंचाई तक ही, की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, कि ऊंचाई तक ही क्या होती है, पाई जाती है। यानी मैं CO2 की आपसे बात करूं तो CO2 की रेंज क्या है, भारी है, भारी है। इसका मतलब क्या है, ये मात्र कहां तक पाई जाती है, ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, क्योंकि ये गैस भारी है। भारी होने के कारण से ये कम ऊंचाई तक ही पाई जाती है। यानी इसकी जो हमने रेंज की बात कर रहे हैं, हम इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ये कितने ऊंचाई तक पाई जाती है, ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। ठीक है ना, 32 किलोमीटर। यानी देखिए अगला फैक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण हेतु पारगम्य तथा सौर विकिरण, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण हेतु क्या काम करती है, यानी पारगम्य, परंतु पार्थिव विकिरण हेतु अपारगम्य होने के कारण, परंतु पार्थिव विकिरण हेतु अपारगम्य होने के कारण। देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण हेतु पारगम्य तथा पार्थिव विकिरण हेतु अपारगम्य होने के कारण क्या, काच ग्रह ओब्लिक हरित ग्रह हरित ग्रह प्रभाव निर्मित करती है। हरित ग्रह प्रभाव निर्मित करती है। कौन सा ग्रह, हरित ग्रह प्रभाव। हरित ग्रह प्रभाव निर्मित करते। देखो महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी बहुत अच्छा फैक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण हेतु तो पारगम्य होती है, सूर्य से आने वाली किरणों को तो प्रवेश करने देती है। पारगम्य का मतलब होता है सूर्य से आने वाली किरणें तो प्रवेश करती हैं, तथा
यानी तथा पृथ्वी से, तथा पृथ्वी से पारगम्य, या परंतु शब्द लिखो, परंतु पार्थिव विकिरण हेतु सूर्य से आने वाली वह किरणें, विकिरण जो पृथ्वी पर आकर के पुनः रिफ्लेक्ट होती हैं, वह पार्थिव विकिरण कहलाती हैं। जो पृथ्वी पर आकर के पुनः रिफ्लेक्ट होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कौन सी विकिरण कहते हैं? हम उनको पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। कौन सी विकिरण के नाम से जानते हैं? हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं उनको, वह पार्थिव विकिरण कहलाती हैं। ठीक है ना? तो उन पार्थिव विकिरण हेतु अपारगम्य है। सूर्य से आने वाली विकिरण है वह तो उनको तो ये पृथ्वी तक आने देती है, यानी एक कंबल की भांति कार्य कर रही है। यानी सूर्य से आने वाली किरणें तो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, लेकिन पृथ्वी पर सूर्य से पहुंची हुई वही विकिरण जब पुनः रिफ्लेक्ट होती है, उनका परावर्तन होता है, तो उनका परावर्तन नहीं होने देती है। उनके लिए क्या, कौन सा काम करती है? अपारगम्य का। अपारगम्य होने के कारण से काच ग्रह या हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस यानी एक कृत्रिम वातावरण, एक टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य जो किया जाता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट निर्मित करती है, हरित ग्रह प्रभाव का निर्माण करती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपना महत्वपूर्ण क्या देती है? योगदान। अगला फैक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगला फैक्ट है अगला फैक्ट जो हमारे पास में आ रहा है किसका? CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में होने वाले, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या, कौन सी? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी क्या, वायुमंडल में क्या हो रहा है? यानी वायुमंडल में होने वाले ऊर्जा प्रवाह को भी प्रभावित करती है। ऊर्जा प्रवाह को भी प्रभावित करती है। यानी जो यानी पावर फ्लो है, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह है, जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, उसको भी प्रभावित करने का काम क्या करती है? यानी उसमें भी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में होने वाले ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को भी क्या करती है? प्रभावित करने का जो कार्य किया जाता है, वह प्रभावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ही किया जाता है। अगला फैक्ट है वायुमंडल में, कौन से मंडल में? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर है। यानी ये वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा कि क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? स्थिर है। फिर भी पिछले
फिर भी क्या, फिर भी पिछले 100 वर्षों, यानी देखो इसी को अपन काटे कर रहे हैं, यानी इसी का हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ की इसी लाइन का कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या स्थिर है, फिर भी कितने सालों से, यानी वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, फिर भी पिछले कितने सालों से, 100 वर्षों से, फिर भी पिछले 100 वर्षों से इसके प्रतिशत में वृद्धि होती जा रही है। फिर भी इसके प्रतिशत में क्या होती जा रही है, फिर भी इसके प्रतिशत में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। किसके प्रतिशत में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रतिशत में फिर भी क्या होती जा रही है, यानी वृद्धि होती जा रही है। ऐसा किनका मानना है, ऐसा किनका मानना है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों का क्या मानना है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होने वाले ऊर्जा प्रवाह को भी प्रभावित करती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या स्थिर है, जब स्थिर मात्रा है, जब ये स्टेबल मात्रा में पाई जाती है, स्टेबल ये जो इसकी जो मात्रा है, ठीक, जो क्वांटिटी है उसमें पाई जाती है, तो फिर भी पिछले 100 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में इसके प्रतिशत में वृद्धि में होती जा रही है। फिर भी पिछले 100 वर्षों में जब ये स्थिर मात्रा में है, जब ये कौन सी मात्रा में है, जब ये स्थिर मात्रा में है, तो पिछले 100 वर्षों में, कौन से वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में, यानी इसके प्रतिशत में वृद्धि क्यों हो रही है। लेकिन हम क्या मान रहे हैं, इसको स्थिर मान रहे हैं। क्यों हो रही है ऐसा, ऐसा क्यों है, यानी ऐसा वैज्ञानिकों का क्यों मानना है, ऐसा वैज्ञानिक क्यों मान रहे कि स्थिर है। एक तरफ तो हमारे वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, एक तरफ तो हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये गैस क्या है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये गैस क्या स्थिर है, ठीक है साहब, स्थिर है, स्टेबल है ये, यानी इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी मात्रा है, इसमें वृद्धि, प्रतिशतता में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, 100 वर्षों में इसके प्रतिशत में क्या होती जा रही है, पिछले 100 वर्षों में इसके प्रतिशत में वृद्धि होती जा रही है। अगला फैक्ट है, देखिए आप, कुछ वैज्ञानिकों का, किसका, कुछ वैज्ञानिकों का देखिए हम बात कर रहे हैं कि यानी एक जगह तो हम इसको स्टेबल बता रहे हैं, हम इसको स्थिर बता रहे हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों में इसके प्रतिशत में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि CO2 की मात्रा में होने वाली यानी CO2 की मात्रा में क्या हो रही है, CO2 की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की निचली परतों के वृद्धि से वायुमंडल की वायुमंडल की कौन सी परतें, निचली, निचली परतों, निचली यानी वायुमंडल की, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि CO2 की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की, कौन सी, वायुमंडल की निचली परतों के, वायुमंडल की निचली परतों के तापमान में
वृद्धि क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वायुमंडल के जो निचले परतें हैं उन निचले परतों के तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप उसका रिजल्ट देखिए आप क्या होगा ऐसा होने से। जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर जलवायु में परिवर्तन क्या होगा? बड़े पैमाने पर जलवायु में परिवर्तन होगा, या ऐसा लिख दो, हो सकता है। देखिए आप, यानी हमने महत्वपूर्ण रूप से जो योगदान पढ़ा वह योगदान हमने किसका पढ़ा? CO2 का। महत्वपूर्ण गैस है भाई, CO2 महत्वपूर्ण फैक्टरों में है, महत्वपूर्ण गैसों में शामिल है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हम मुख्य रूप से बात करें कि ये किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। यदि हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल CO2 है, ठीक है ना। बात करें ये जो हमारा जो वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल में इसका क्या कंपोजिशन है, यानी 0.0 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? 0.0407% है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो जीवाश्मीय ईंधन से, आप जानते हो ना, जो फ्यूसल फ्यूल हैं यानी जीवाश्मीय ईंधन से, यानी जीवों के अंश से बनने वाला फ्यूल ईंधन, जैसे जीवों से यानी क्रूड ऑयल का निर्माण हुआ, यानी कच्चे तेल का निर्माण हुआ, यानी पेड़ पौधों यानी वनस्पति से कोयले का निर्माण हुआ, उनके जलने से जो कार्बन बनता है, कार्बन जिससे बन रहा है वो जीवाश्मीय ईंधन है, यानी वो फॉसिल फ्यूल है से, तथा जंतु कोशिकीय तथा पादप श्वसन के माध्यम से भूगर्भिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। अर्थात भूगर्भिक प्रक्रियाओं में हमने किसको शामिल किया? हमने ज्वालामुखी विस्फोट को भी क्या कर लिया? हमने ज्वालामुखी विस्फोट को भी इसी में ही क्या किया है? शामिल किया है। देखिए आप, कार्बन के द्वारा वनस्पतियों में, यानी इसमें एक भाग तो किसका पाया जाता है? इसमें एक भाग तो कार्बन का पाया जाता है। किसमें? CO2 में। दो भाग किसके पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के पाए जाते हैं। उनसे मिलकर के क्या बना है? उनसे मिलकर के हमारा CO2 बना है। क्या बना है? CO2 बना है। एक भाग कार्बन के हैं और दो भाग ऑक्सीजन के हैं, ठीक है ना। इसका मतलब, तथा वनस्पतियों में इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि इनको अलग अलग करने की क्षमता वनस्पतियों में है, वेजिटेशन में है, अलग अलग करने की क्षमता। तथा कार्बन के द्वारा, कार्बन ने वनस्पतियों में क्या योगदान दिया है? कार्बन ने इन वनस्पतियों में टिश्यूज का निर्माण किया है, यानी ऊतकों का निर्माण किया है। इनके द्वारा छोड़े गए क्या? इन वनस्पतियों के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को जीवधारी श्वसन क्रिया के द्वारा खींच लेते हैं। और इन वनस्पतियों ने जिस गैस का उत्सर्जन किया, जिस गैस को छोड़ा, तो वह ऑक्सीजन के रूप में है। जिसको ऑक्सीजन के रूप में वनस्पतियों ने छोड़ा है, तो क्या हुआ उसका यह हुआ कि उसको मुख्य रूप से किसने खींच लिया? उसने वनस्पतियों यानी मानव ने, जीवधारियों ने अपने श्वसन ब्रीदिंग प्रोसेस के माध्यम से, श्वसन क्रिया के माध्यम से उस गैस को खींच लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोभ मंडल में, जो हमारा नीचे वाला मंडल है, इसको हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसी शोभ मंडल में, इस ट्रोपोस्फीयर में संकेंद्रित होकर वायुमंडलीय, यहीं पर इकट्ठी होकर जो वायुमंडल है
इस वायुमंडल के तापमान में क्या कर रही है, वायुमंडल के तापमान में यह क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, जिसे वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम क्या मान रहे हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मान रहे हैं, ठीक है ना, वैश्विक तापन के लिए जिसको उत्तरदायी मान रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो विशेष रूप से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनके ओशियनोग्राफी एंड जो क्लाइमेटोलॉजी है, वो महत्वपूर्ण फैक्ट है। काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण मुख्यतः समुद्री शैवाल करता है, यानी समुद्र में पाया जाने वाला जो लाइकेन है, शैवाल है, उसके द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है, किसका, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण किया। वो अवशोषण तो किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन वो उत्सर्जन किसका करता है, वह उत्सर्जन करता है O2 का, ऑक्सीजन का करता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक भारी गैस भी है। कौन सी गैस है, सर्वाधिक भारी गैस भी है, इसलिए यह पृथ्वी की निचली परतों में ही मिलती है। ये पृथ्वी की कौन सी परतों में मिलती है, ये मुख्यतः पृथ्वी की निचली परतों में ही पाई जाती है। यानी ये भारी है, और भारी होने के कारण से जो पृथ्वी की जो निचली परतें हैं, उन्हीं निचली परतों में क्या पाई जाती है, उन्हीं निचली परतों में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। यानी अब इसी कोई भारी कैसे है, इसका हमने एविडेंस के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, तो आप इसको देखिए। अधिकतम CO2 की अधिकतम रेंज क्या है, कहाँ कितने ऊंचाई तक पाई जाती है, तो CO2 अधिकतम 32, कितने, CO2 अधिकतम 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। तो इस आंकड़ा के द्वारा यह निश्चित होता है कि यानी CO2 गैस कौन सी गैस है, CO2 गैस एक भारी गैसों में शामिल है, एक भारी गैस है, क्योंकि यह वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पाई जाती है। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली विकिरणों के लिए तो पारगम्य है, उसको तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो पुनः यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो किसके रूप में यानी वो रिफ्लेक्ट होते हैं, पार्थिव विकिरण के रूप में, लेकिन उनके लिए ये अपारगम्यता का काम करते हैं, उनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि काच गृह या हरित गृह प्रभाव भी निर्मित करती है, यानी इसी पृथ्वी पर यह कृत्रिम वातावरण का निर्माण करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में होने वाले ऊर्जा प्रवाह को भी, यानी जो ऊर्जा का यानी पावर का जो फ्लो है, यानी जो ऊर्जा का जो प्रवाह है को भी क्या करती है, ये मुख्य रूप से क्या कौन सा काम कर रही है, प्रभावित करने का कार्य कर रही है। ठीक है ना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा स्थिर है, स्टेबल है, लेकिन देखिए आगे फिर भी पिछले 100 वर्षों में, सॉरी यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाइए, करेक्शन कर लीजिए, फिर भी पिछले 100 वर्षों में पिछले 100 वर्षों में इसके प्रतिशत में क्या हुई है, स्थिर होते हुए देखो वृद्धि हो रही है। भाई स्थिर है फिर भी वृद्धि हो रही है। देखो नीचे इसकी व्याख्या है, नीचे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि CO2 के मात्रा में होने वाली वृद्धि से, यानी CO2 की मात्रा में क्या हो रही है, CO2 की मात्रा में होने वाली वृद्धि से वायुमंडल की निचली परतों के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। यानी CO2 की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो CO2 की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के पास में, पृथ्वी के निचले भाग में पाई जाने वाली जो परतें हैं, उन परतों का तापमान में वृद्धि हो जाएगी, और जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर क्या, बड़े पैमाने पर जलवायु में क्या हो सकता है,
परिवर्तन होने की संभावना जता रहे हैं। ऐसे हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं ये बात कि बड़े पैमाने पर क्या हो सकता है, बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है जी, हमारी 3 गैसें, महत्वपूर्ण गैसों को हमने कंप्लीट कर लिया और इसी टॉपिक को हम इसी के साथ अब आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम मुख्य रूप से आगे आपसे बात करें तो आगे हमारे पास में जो चौथे क्रम के रूप में जिस गैस को हम शामिल कर रहे हैं आपसे, वह गैस हमारे पास में, देखो ये बात तो जब हमने टॉपिक का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसी सामान्य परिचय के समय भी मैंने आपके सामने ये बात तो रखी थी। कौन सी बात रखी थी मैंने ये बात रखी थी कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उन गैसों से किसका निर्माण हुआ है, इन्हीं गैसों से हमारे एटमॉस्फेयर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जब हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण इन्हीं विभिन्न प्रकार की गैसों का हुआ है, चाहे इस वायुमंडल में उन गैसों के आयतन में विभिन्नता पाई जाए, लेकिन उन गैसों का यानी किसी न किसी प्रकार से योगदान तो, यानी किसी न किसी प्रकार के से योगदान तो यानी इस वायुमंडल में है ही। हम उनके योगदान को किसी भी आधार पर हम नहीं नकार सकते हैं। इस कारण से हमने जो महत्वपूर्ण गैसें हैं जिनको हमने सक्रिय गैसों में शामिल किया था, हमने ऑक्सीजन, प्राणवायु के रूप में जो ऑक्सीजन है, हमने ऑक्सीजन की बात की है। ऑक्सीजन के साथ साथ ही हमने जिस गैस की बात की थी वह हमने जो दूसरी महत्वपूर्ण हमारे पास में गैस आई थी, जो दूसरी हमारे पास में महत्वपूर्ण गैस आई थी, वह गैस हमारे पास में कौन सी है, वह गैस हमारे पास में आई है कौन सी, नाइट्रोजन गैस। तीसरी जो हमने बात की थी वह गैस हमारे पास में कौन सी थी, अभी जिसकी हमने हाल ही में चर्चा की है, तो वह गैस थी हमारे पास में कौन सी, वह गैस थी हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी मैं आपसे CO2 गैस की बात कर रहा था। अभी जो मेरे पास में गैस का अगला क्रम आ रहा है वह मैं चौथे क्रम की गैस की आपसे बात कर रहा हूँ। तो चौथे क्रम पर जो मेरे पास में जो गैस आ रही है वह आर्गन गैस है। कौन सी गैस है, यानी मेरे पास में ये जो गैस आ रही है यह चौथे क्रम की जो गैस आई है। यदि मैं इस गैस की आपसे बात करूं तो यह गैसों का कौन सा क्रम है, ये चौथे क्रम की गैस है, जिसका यदि मैं सिंबल के माध्यम से आपको यदि मैं जिक्र करूं तो यह AR के नाम से हम इसको और संबोधित भी करते हैं। यदि मैं इसका योगदान देखूं, यानी इस धरातल पर इस वायुमंडल में इसका योगदान कितना है, तो इसका हमारे पास में योगदान आ रहा है 0.93%। कितना योगदान आ रहा है, 0.93%। यानी जो ऑर्गन गैस है, यदि मैं इसके योगदान की मुख्य रूप से आपसे बात करूं तो इसका योगदान हमारे पास में आया है 0.93% का योगदान है। ठीक है जी, आगे हम इसकी फैक्चुअल बातों की बात करते हैं। अब देखिए इसका फैक्ट है, कोई ज़्यादा कोई इतना कोई इसके फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, हम एक आधी लाइन में इसको ख़त्म कर लेंगे कि इसकी विशेषता है यह गैस, कौन सी गैस, आर्गन गैस। जो ये आर्गन गैस है, आर्गन गैस प्रकृति कैसी है, हल्की। आर्गन गैस हल्की होने के कारण, यानी आर्गन गैस हल्की होने के कारण, यानी वायुमंडल होने के कारण वायुमंडल की
ऊपरी परतों में क्या होती है, ऊपरी परतों में क्या पाई जाती है। यानी कोई इसके ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इसकी हम विशेषता की बात कर रहे हैं। किसकी? हम इसकी यदि विशेषता की बात करें तो हमारे पास में विशेषता के तौर पर क्या आ रहा है, यदि हम विशेषता के तौर पर बात कर रहे हैं तो इसका सिंबल ए आ रहा है। ये 0.93% के साथ यानी वायुमंडल में, वातावरण में अपना क्या दे रही है, अपना महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दे रही है। और इसी योगदान के साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो अपने पास में जो इसका महत्वपूर्ण सिंबल आया है, यदि मैं सिंबल की आपसे बात करता हूं, कौन सी सिंबल की, इसके मैं यदि महत्वपूर्ण सिंबल की बात करता हूं तो हमारे पास में आता है क्या, AR। और इसका जो योगदान है वह योगदान है हमारे पास में क्या, यानी 0.93% का योगदान है। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी आप प्रकृति की बात करो तो प्रकृति हमारे पास में क्या आती है, यानी हमारे पास में प्रकृति यह आती है कि यह गैस कैसी है, यह गैस हल्की है। कैसी है? यह गैस हल्की है, यानी यह गैस हल्की है। और हल्की होने के कारण से वायुमंडल की ये कौन सी परतों में पाई जाती है, यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाई जाती है। यानी हल्की है तो ये नीचे वाले भाग में यह है, धरातल के आसपास में नहीं पाई जाती है, ये ऊपरी भागों में पाई जाती है क्योंकि ये हल्की है। और हल्की होने के कारण से इस गैस की प्रमुख विशेषताओं में यदि अपन शामिल करें तो इसका योगदान के बारे में हम बात करें तो यही है कि इसका सिंबल AR है। इसका जो योगदान है प्रतिशत में वो 0.93% का है। यह प्रकृति कैसी है इसकी, यानी यह हल्की है। हल्की होने के कारण से क्या है, यह वायुमंडल के ऊपरी परतों में पाई जाती है। मैं नेक्स्ट क्रम की बात करूं तो मेरे पास में नेक्स्ट क्रम आता है गैसों का 5वां क्रम। कौन सा क्रम आता है, मेरे पास में गैसों का 5वां क्रम आता है। यदि मैं 5वें क्रम के रूप में आपसे बात करूंगा तो देखिए 5वें क्रम के रूप में मेरे पास में जो गैस आ रही है, यदि मैं 5वें क्रम के रूप में आपसे बात करूं तो वह गैस है मेरे पास में कौन सी गैस, ओजोन। यानी मैं आपसे 5वें क्रम के रूप में जो बात करने जा रहा हूं वह कौन सी गैस आती है, ओजोन। तो बात करें हम कौन सी गैस की कर रहे हैं, हम आपसे जो बात कर रहे हैं, वो कौन सी गैस की कर रहे हैं, वह ओजोन गैस की हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ओजोन गैस की। यानी ओजोन गैस की हम बात करें तो यदि हम इसके सिंबल की आपसे बात करते हैं, तो सिंबल कौन सा आता है हमारे पास में, इसका जो सिंबल है वह सिंबल है हमारे पास में क्या, O3 का सिंबल है। क्या है, O3 का इसका जो सिंबल है हमारे पास में। ठीक है ना, अब हम कितना प्रतिशत का इसका योगदान है, यदि हम इसके उस योगदान की बात करें मुख्य रूप से तो देखिए आप 0.00006%। देखिए आप, यानी मैंने जीरो को जो मैंने रिपीट किया है, जो जीरो की जो मेरे पास में जो फ्रिक्वेंसी आई है, वो 4 बार मैंने इसको रिपीट किया है कि 0.00006% का इसका इस वायुमंडल में क्या है, इस गैस का प्रमुख क्या है, योगदान है। यानी इस गैस का प्रमुख रूप से जो योगदान है ओजोन गैस का, यानी इसका सिंबल क्या है, O3। यानी ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.00006%, यानी ये किस में पाई जाती है, यह वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक, हम इसके फैक्ट की बात करते हैं। देखिए आप, इसके फैक्ट की बात करें कि ओजोन हमारे वायुमंडल की, ओजोन हमारे
ओजोन हमारे वायुमंडल की, किसकी? ओजोन हमारे वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। यानी ओजोन हमारे वायुमंडल की कौन सी गैस है? ओजोन हमारे वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। यानी किसका? ओजोन का निर्माण। ओजोन गैस का निर्माण यानी ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के तीन परमाणु से होता है। यानी ऑक्सीजन का जो आपके पास में ओजोन का निर्माण हुआ है उसमें कितने परमाणु मिले हैं? जो एटम्स मिले हैं वो कितने हैं? 3 हैं। किसके? ऑक्सीजन के। यानी निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। जबकि ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? जबकि ऑक्सीजन में 2 परमाणु ही होते हैं। देखिए आप, ओजोन हमारे वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन गैस का निर्माण ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से हुआ है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले हैं। यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिले हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु मिले हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिले हैं। और ऑक्सीजन के 3 परमाणु से जिस गैस का निर्माण हुआ, देखो हमने शुरू में सिंबल देखिए आप, हमने शुरू में सिंबल देखिए, क्या लिखा था? येरा O3। येरा देखिए सिंबल हमारे पास में, जो ये सिंबल है हमारे पास में, आप इस सिंबल को देखिए। हमने सिंबल के तौर पर क्या लिखा है? O3 लिखा है। अर्थात कितने परमाणु, अर्थात कितने परमाणु की हम बात कर रहे हैं? अर्थात ऑक्सीजन के इसमें कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु हैं। यानी एटम्स। यानी हम 3 परमाणुओं की बात कर रहे हैं। कितने परमाणु की बात कर रहे हैं हम आपसे? हम मुख्य रूप से 3 परमाणु की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन के निर्माण में तो 2 ही परमाणु हैं, यानी O2 है उधर से, लेकिन ओजोन के निर्माण में 3 परमाणु हैं। अर्थात 3 परमाणु से बनी हुई जो गैस है उस गैस का नाम ही क्या है? उस गैस का नाम ही ओजोन गैस है। अब इसका अगला फैक्ट है कि ओजोन गैस का निर्माण ओजोन गैस का निर्माण, कौन सी गैस का निर्माण? मैं आपसे कौन सी गैस की बात कर रहा हूं? मैं ओजोन गैस का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में क्या है? होता है। यानी ओजोन गैस का निर्माण ऊपरी वायुमंडल में होता है। कौन से वायुमंडल में होता है? ऊपरी वायुमंडल में। जो ऊपर का वायु है, जो यानी धरातल से ऊपर का भाग है, उस भाग में किसका निर्माण हुआ है? इस भाग में ओजोन गैस का मुख्य रूप से क्या हुआ है? ओजोन गैस का मुख्य रूप से निर्माण हुआ है। ठीक है जी। आज हम जो वायुमंडल के जो संगठन के बारे में चर्चा कर रहे थे, कंपोजिशन यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर,
हम इसकी बात कर रहे थे, तो हमने विभिन्न प्रकार के गैसों की बात की और हमने इसी कंपोजिशन के यानी जो आपका ये जो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल का संगठन है, इसके क्रम को हम 5वें क्रम तक ले आए हैं। कौन से क्रम तक? 5वें ओजोन तक लाए हैं। और अभी तक हमारा ये जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम अभी तक हमारा कंप्लीटली नहीं हुआ है, यानी हम इसको यहीं पर आज जो है ये से माने कि ओजोन का ये सामान्य परिचय है। हम जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम ओजोन को पुनः रिपीट करेंगे और पुनः रिपीटेशन के साथ हम 5वें क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से यानी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी इन ऑनलाइन की जो वीडियोज हैं आप इनका समय समय पर वॉच करते रहे और मेरा मानना है कि आप इन अत्यंत उपयोगी वीडियो का भरपूर अपने घरों पर सुरक्षित रह करके लाभ उठा रहे होंगे और आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से मैंने थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे।